दोस्तों, आज हम आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। इससे पहले हम कई चैप्टर को पढ़ चुके हैं। वो सारे चैप्टर को मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे वीडियो के सहारे। और ये चैप्टर एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र की बात करते हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि शरीर के हर अंग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के कोई भी शरीर के ऑर्गन काम नहीं कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा शरीर सही तरीका से काम करे तो आपको श्वसन बहुत ही जरूरी है। तो हम समझेंगे कि आखिर सर ये श्वसन की जो आपने बात कर रहे हैं, ये श्वसन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर जा करके खत्म हो रही है। तो हम एक फिर से एक डायग्राम बनाने की कोशिश किए हैं जो अच्छा नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने की कोशिश से किए हैं कि ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि सर श्वसन की क्रिया हम लोग नाक के सहारे भी कर लेते हैं और नाक जाम होने से मुंह के सहारे भी कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाने के बाद दोनों रास्ता एक हो जाता है। इसे समझेंगे कि यहाँ पे जो दिखाए गए हैं ये नेसल कैविटी दिखाए हैं, जो कि कहने का सेंस क्या है सर, तो यह नोज है। बात समझ रहे हैं। इसके ऊपर वाला भाग है, जैसे ही आप नाक के ऊपर में से जाके अंदर में जाइएगा तो उसी को बोलते हैं नेसल चैम्बर। क्या बोलते हैं? नेसल चैम्बर। ठीक है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा वो हो गया, यहाँ ऊपर मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप नीचे की ओर जाइएगा तो इसको बोलते हैं फेरिंक्स। और यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे इस तरह से बनाया हुआ चीज होगा, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। सर ये एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस जो होता है वो देखिए, यहाँ से रास्ता सेम है, भोजन का भी और वायु का, दोनों का रास्ता सेम होने से कभी कभी दिक्कत होता है कि आप कभी कभी देखिएगा खाना खा रहे होंगे और खाना खाते खाते दिमाग कहीं और आप कर लिए होंगे तो आपको सड़क जाता होगा, मतलब अंदर वाला खाना बाहर आता होगा छींक के रास्ते, नाक के रास्ते। ऐसे क्या होता है, दिक्कत क्या होता है कि जैसे ही आप खाना खा रहे हैं और एपिग्लोटिस को पता चलता है कि हाँ आप खाना ले रहे हैं, तो ये क्या करता है कि खाना जिसे आहार नाल में जाता है उसको बंद करके ये वायु वाला जो ट्रैकिया होता है उसको खोले रहता है। लेकिन आप खाना खा रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और है, तो दिमाग कहीं और होने से ये पता ही नहीं चल पाता है कि सर ये खाना ले रहा है कि वायु ले रहा है। तो एपिग्लोटिस जो है यहाँ पे कंफ्यूज होता है और कभी कभी ये दरवाजा को इधर वाला बंद नहीं करके उधर वाला बंद कर देता है, जिससे खाना इधर चल जाता है। और जैसे ही खाना इधर जाता है तो अंदर से मारता है फूक से, यार इधर गलती रास्ता में कहीं आ रहा है। और गलती रास्ता में जब आ जाएगा तो उसको फूक से करेगा और उसको क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। ये खाना कभी भी बाहर मतलब कि अंदर नहीं जाने देगा। अच्छा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एपिग्लोटिस। उसके बाद ये क्या है, तो लैरिंक्स। लैरिंक्स मतलब कहने का कि कंठ, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज आपके पास जा रही है। ये आवाज किसके कारण जा रही है? सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज में आवाज का निकलना या ध्वनि का निकलना, घर्षण होता है। घर्षण क्या निकलती है, तो आप यहाँ पे ऐसे टच करके छुइएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे भन 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 कर रहा होगा। ये भनभनाहट जो हो रहा है वो लैरिंक्स ही है। क्या है? तो लैरिंक्स जो कंठ से ही आ रहा है। अच्छा सर, लैरिंक्स के बाद आपने ये क्या बनाया है सर? ये जो बनाए हैं ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया की बात करते हैं तो यहाँ आप देखोगे तो ऐसे सी आकार का इसमें बना हुआ है। ये क्या करता है कि इसको टाइट रखने की कोशिश करता है, संकुचित नहीं होने देता है। अच्छा सर, इसके बाद हम इधर नीचे की ओर जाते हैं तो इसमें आप जानते हैं कि हमारे शरीर में दो फेफड़ा होते हैं, एक के बाएं साइड है और एक दायां साइड है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला छोटा है ये वाला बड़ा है, रीजन है। ऐसे मतलब कि बन नहीं गया है, बनाया गया है। मतलब कि ये जो है ये बाएं साइड में है और बाएं साइड में छोटा होता है और दाएं साइड में बड़ा होता है, क्योंकि बाएं साइड में हृदय है। तो इतना ही जगह है, उतना ही जगह में दोनों को सेपरेट करना है। तो हृदय के कारण इसको छोटा रखा जाता है और इसको क्या होता है तो बड़ा होता है। याद रखिएगा। तो सर ये बताइए कि दाया वाला में कितने चेम्बर होते हैं? तो दाया वाला में 3 चेम्बर होता है। सॉरी, हाँ दाया वाला में 3 चेम्बर होता है और बाया वाला की बात करते हैं तो 2 चेम्बर होता है। हम आपको एक ही में दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा समझ जाइएगा। देखिए, यहाँ से जब निकलती हवा आती है तो इसको ब्रोंकाइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकिस। और यहाँ से जब कई भागों में टूटता है तो इसको ब्रोंकाइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइस कहते हैं। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो ऐसे ऐसे गुच्छाएं जो बना हुआ है, इसी गुच्छा को एल्वोली कहते हैं। याद रखिएगा। इसी को हिंदी में कुपिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो कुपिका। तो याद रखिएगा, इसको कुपिका भी कहते हैं, इंग्लिश में एल्वोली कहते हैं। और आपको नीचे जो दिखाए हैं इसको क्या बोलते हैं? तो यह सर आपका डायफ्राम है। आपके जस्ट फेफड़ा के नीचे में यहाँ पे क्या होता है तो डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम होता है। अच्छा, डायफ्राम से ही कहने का सेंस कि ऊपर की ओर जाता है तो हवाएं बाहर की ओर निकलती है और नीचे की ओर जाता है तो हवाएं अंदर की ओर आती हैं। तो उसको समझेंगे हम, थोड़ा सा देखेंगे
कि सर आपने बोला कि श्वसन जो है, रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप से हो रहा है। ये दो टाइप से कैसे हो रहा है? तो श्वसन दो प्रकार से होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनऑक्सी श्वसन। मतलब सर, मतलब एक होता है ऑक्सीजन के सापेक्ष में, ऑक्सीजन के साथ में, उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अच्छा, एक होता है अनऑक्सी श्वसन, जहां पे ऑक्सीजन थोड़ा बहुत होता है और कभी कभी नहीं होता है, मतलब बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में। अच्छा सर, तो आप बताइए कि सर ये ऑक्सी श्वसन जो है, ये ऑक्सी श्वसन में क्या हो रहा है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में यहाँ पे होता है। और ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि सर याद रखेंगे, जहां पे जो उत्पाद हमें, जब हम ऑक्सीजन के सापेक्ष में या उपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, उत्पाद क्या मिलता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या मिलता है? तब प्लस में H2O, और क्या मिलता है? तब प्लस में ऊर्जा। क्या मिलता है? तो ऊर्जा मिलता है। तो याद रखिएगा कि सर ऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जहां होता है, वहां उत्पाद में हमको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मिलती है। अच्छा सर, अनऑक्सी श्वसन, जहां पे ऑक्सीजन की आंशिक उपस्थिति होती है, मतलब हल्का फुल्का वहां पे ऑक्सीजन है, वहां पे क्या होता है? वहां पे आपका बनता है लैक्टिक एसिड, आप प्लस में क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, आप प्लस में ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? तो ऊर्जा बनता है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की आंशिक उपस्थिति, जैसे कि आप कभी कभी देखिएगा कोई दौड़ रहा होगा या कोई काम कर रहा होगा या कोई जिम में बॉडी बना रहा होगा, तो उसके मसल्स में पेन आ जाते हैं कि सर बहुत मसल्स पेन कर रहा है। तो आपका मसल्स पेन क्यों कर रहा है? आपका मसल्स पेन क्यों कर रहा है? इसका रीजन क्या है? तो मसल्स पेन की बात करते हैं कि सर रीजन इसका ये है कि आपके मसल्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम जा रही है, मतलब पूरा पूरा ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। और अगर पूरा पूरा ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो आपको मसल्स की ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और वह क्या बना दे रहा है? तो लैक्टिक एसिड। और आप जानते हैं कि मांसपेशियों में दर्द और मांसपेशियों में थकान का अनुभव लैक्टिक एसिड बनने के कारण होता है। अच्छा सर, और क्या मिलता है? ऊर्जा निकलता है। ओके, अब ये बता दो सर कि अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित रहे, मतलब ऑक्सीजन हल्का फुल्का भी नहीं है, थोड़ा सा भी ऑक्सीजन अगर ना हो, तब क्या बन रहा होगा सर? तब यहाँ पे बनता है इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल। याद रखिएगा, इथेनॉल प्लस में क्या बनता है? प्लस में ऑक्सीजन, आप प्लस में क्या बनता है? तो ऊर्जा बनता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, एक बार फिर से बोल रहे हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, ऑक्सीजन के आंशिक उपस्थिति में लैक्टिक एसिड, ऊर्जा, और यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीजन के अनुपस्थिति, एकदम नहीं होता ऑक्सीजन, तो इथेनॉल, ऑक्सीजन और फिर ऊर्जा बनता है। ओके सर, तो आपने हमने देख लिया कि श्वसन दो प्रक्रिया से होता है, एक होता है ऑक्सी और एक होता है अनऑक्सी। अब हम बात करते हैं कि सर क्या ऑक्सी श्वसन जो है वो ऑक्सी श्वसन कैसे पूरा होता है, किस प्रोसेस से ऑक्सी श्वसन पूरा होते हैं? देखिए, तो ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया जो होती है, वो प्रोसेस जो होता है, वो दो प्रक्रियाओं से संपन्न होता है। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और एक होता है क्रेब्स साइकिल। इसी दोनों प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सी श्वसन पूरी तरह से संपन्न होता है। ये प्रोसेस को समझेंगे। देखिए, ऑक्सी श्वसन जो होते हैं दो टाइप से संपन्न होते हैं, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और एक होता है क्रेब्स साइकिल। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो कहाँ संपन्न होता है? कई बार यहाँ क्वेश्चन पूछा है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है। जो आपका सेल सेल जो होता है, उस सेल के अंदर में जो होता है वही श्वसन होता है। तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है क्या भैया? तो आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस तो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। और क्या होता है सर? एक अणु ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड बनता है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने एक अणु ग्लूकोज लिया है, उससे आपको क्या बन रहा है? तो एक अणु ग्लूकोज से आपको दो पायरुविक एसिड बन रहा है। क्या बन रहा है? दो पायरुविक एसिड। और ये दो पायरुविक एसिड तथा चार वो एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। सुनिए, अगर हमने एक अणु ग्लूकोज लिया है, ग्लूकोज जानते ना जी, ग्लूकोज पर क्या होता है? C6, क्या होता है? C6 H12O6। ओके, तो कहने का सेंस कि यही तो है ग्लूकोज, यही तो है कार्बोहाइड्रेट।
ओके, तो इसको एक अणु आप लीजिएगा, इसका एक अणु लीजिएगा तो आपको क्या मिल रहा है, 2 पायरुविक एसिड बन रहा है और 4 एटीपी ऊर्जा मिल रहा है। अच्छा सर, और बताइए सर, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को संपन्न करने में, पूरा करने में जो हमने ग्लूकोज लिया है उससे 4 एटीपी जो ऊर्जा हमको बना है उसमें से 2 एटीपी ऊर्जा खर्च हो गया। याद रखिएगा, 2 एटीपी ऊर्जा क्या होता है तो खर्च हो जाता है। सर ये 2 एटीपी ऊर्जा खर्च कैसे हो गया? क्योंकि यह प्रोसेस को करने में हमारे बॉडी को ऊर्जा लगा और यह 2 एटीपी ऊर्जा को खत्म कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कोशिका द्रव में संपन्न होता है। एक अणु ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं तथा 4 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सर क्रेब्स साइकिल। सर क्रेब्स साइकिल क्या है? तो क्रेब्स साइकिल भी ऑक्सीश्वसन के अंतर्गत में आने वाला ही है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोशिका द्रव में संपन्न होता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग जिसको बोलते हैं क्रिस्टी में होता है। आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर श्वसन की क्रिया हो रही है। हमने शुरुआत में बताया है कि बिना श्वसन के ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो सकता है, कोई भी अंग काम नहीं कर सकता है। अच्छा सर, तो इसका मतलब कि क्रेब्स साइकिल कहाँ संपन्न हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न हो रहा है। अच्छा सर, इसमें क्या होता है कि 2 अणु पायरुविक एसिड से, अगर 2 अणु पायरुविक एसिड बनता है तो 2 अणु पायरुविक एसिड से आपका 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। मतलब सर यहाँ तो 4 एटीपी ऊर्जा था और क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी? 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। और यह प्रक्रिया अगर प्रोकैरियोटिक में हो, अब नहीं समझ आ रहा है सर प्रोकैरियोटिक क्या बोल रहे हैं, सुनो, कोशिकाओं को पढ़ोगे, सेल के पढ़ोगे तो आप 2 चीज को पढ़ोगे, एक प्रोकैरियोटिक और एक पढ़ोगे यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक जीव, यूकैरियोटिक जीव। तो यूकैरियोटिक जीव वो होते हैं जो हमारे नग्न आंखों से दिखते हैं, जैसे कि हम आपको दिख रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। जो चीज, भालू, बांदर, जो भी चीज आपको नग्न आंखों से दिख रहा है वो सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक कौन है? जो आपके नग्न आंखों से नहीं दिख रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया, ये सब का आपके नग्न से दिखते हैं, नग्न आंखों से आपको नहीं दिखते हैं। ये सभी जो है वो प्रोकैरियोटिक जीव है, बैक्टीरिया, वायरस। तो ऐसे जीव में भी ऑक्सीश्वसन होता है और वो श्वसन जो होता है वो भैया मैट्रिक्स में ना होके, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ना होके वह कोशिका कला में होता है। ये भी याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक जीव में क्रेब्स साइकिल प्रोसेस कहाँ संपन्न होता है तो कोशिका कला में संपन्न होता है। अब कुछ कुछ बातें और इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, उसके दिमाग में रखिएगा, सुनिए। इस ऑक्सीश्वसन को करने में, इस पूरे प्रक्रिया को करने में हमें कुल मिलाकर के 36 और 4 40 एटीपी ऊर्जा मिलती है। 40 एटीपी ऊर्जा बनता है इस पूरे प्रोसेस में, 40 एटीपी ऊर्जा बनता है। अच्छा सर, और बताइए, लेकिन हमने देखा कि 2 एटीपी ऊर्जा खर्च होने के कारण, 2 एटीपी ऊर्जा क्या हो गया है, खर्च होने के कारण। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो याद रखिएगा कि 2 एटीपी ऊर्जा खर्च होने के कारण आपको प्राप्त कितना होता है तो 36 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है। एक कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमारे श्वसन की क्रिया में कितना एटीपी ऊर्जा प्राप्त होता है तो 36 एटीपी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ऊर्जाओं का सिक्का किसको बोलते हैं या यूनिट किसको बोलते हैं, तो यही है एटीपी, एटीपी को ही बोलते हैं। और कुछ बताइए सर। और सुनो, आपने ऑक्सीश्वसन तो समझ लिया, अब हमें बताइए कि अनऑक्सीश्वसन कहाँ होता है। तो अनऑक्सीश्वसन जहां बिना ऑक्सीजन के हो, जहां पर कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता ना हो, तो ऐसा कहाँ होगा? जैसे कि घर में रखा हुआ बीज हो गया, या आपके फल के ऊपरी त्वचा हो गया, छिलका जिसको बोलते हैं, या तो फिर आप अगर देखोगे तो प्लांट के जो ऊपरे वाला सेलुलोज होता है, वो सब प्रोसेस, वो सब कहाँ होते हैं भैया? तो वो सब अनऑक्सीश्वसन है, जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर देखोगे कि सर ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में, तो आपको समझ में आ गया होगा
कि सर ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑक्सी श्वसन की बात करते 2 प्रकार से होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहाँ होता है तो कोशिकाओं में होता है, और क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होता है। तो इस प्रकार अगर इतना बातों को आप ध्यान रखिएगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्या, तो आपको बताएंगे ब्रीदिंग, जिसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, मतलब कि सांस को छोड़ना। ये प्रोसेस जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये सारा प्रोसेस आपके कोशिकाओं में हो रहा है, लेकिन वो प्रोसेस कोशिकाओं में नहीं होगा, वो कोशिका के बाहर होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवीजन कीजिएगा, अगर हो सके तो कॉपी पर लिख लीजिएगा, अगर ना लिख सकते हैं तो हर 5 दिन 7 दिन पर वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा।